ऐसा लग रहा था यार ये सरकार पेंडेमिक के आड़ में सब बेच देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हम अपने घरों में बंद है, सरकार एयरपोर्ट बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है, तो मतलब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और तभी उसके बीच में से आता है किसान आंदोलन, जो आपको फिर से सड़कों पे उतरना सिखाता है, जो फिर से आपको एक उम्मीद देता है कि नहीं यार लोग लड़ेंगे। एक तरफ ये सरकार पिछले 7 साल से हमें हिंदू मुसलमान सिख बोल बोल के आपस में लड़ा रही है, और ये मूवमेंट है जिसने उस नैरेटिव को भी तोड़ा है। इन्होंने मतलब यहाँ पे वो सेकुलरिज्म का एक बढ़िया एग्जांपल दिया है, एक रिलीजियस यूनिटी का बढ़िया एग्जांपल दिया है। लोगों को भी लग रहा है यार बहुत हो गया, आपने एक एक करके सब पे अटैक किया, सब मूवमेंट किए, किसी न किसी तरीके से आपने सारी मूवमेंट दबा दी, अब की बार नहीं। तो लोगों को भी ट्रस्ट नहीं है। ये मुझे लगता है ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते। मेरा नाम डॉक्टर नवकिरण दत्त है और मैं लगभग पहले दिन से ही इस आंदोलन में हूँ। इस समय हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, उस जगह जहां से ट्रॉली टाइम संचालित होता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो पेशे से डेंटिस्ट हैं। उन्होंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की और एक डॉक्टर के तौर पर कई साल अस्पताल में काम किया। उसके बाद जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार वो किसान आंदोलन से जुड़ी रही हैं। वो ट्रॉली टाइम्स की जो संपादकीय टीम है उसका हिस्सा हैं, ट्रॉली टॉकीज़ और ट्रॉली टॉक्स का भी हिस्सा हैं। हम उनसे किसान आंदोलन के तमाम मुद्दों पर, तमाम जो इसके तमाम तरीके के एस्पेक्ट्स हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। चाहे महिलाओं की भागीदारी की बात हो या इस आंदोलन से बदलता एक समाज हो, हम उस सारे मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। मैं लगभग पहले दिन से ही इस आंदोलन में हूँ। जब पहला दिन हम कहते हैं तो जो नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया के लिए पहला दिन है 26 नवंबर, तब से मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूँ एक्टिवली। और अलग अलग किस्म के इनिशिएटिव्स इस मूवमेंट में हमने लिए हैं। शुरू में जब एकदम समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैं वॉल राइटिंग कर रही थी यहाँ पे डब्बा पकड़ के पेंट का। उसके बाद वी स्टार्टेड दिस लाइब्रेरी, शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी। तो इसके बाद वी ऑल्सो लाइक साइमल्टेनियसली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रॉली टाइम्स, उसकी मैं एडिटोरियल टीम मेंबर हूँ। और उसके अलावा हम स्क्रीनिंग करते थे रोड के ऑपोजिट ट्रॉली टॉकीज़ के नाम से, डेली स्क्रीनिंग करते थे शाम को। तो यही अलग अलग किस्म के इनिशिएटिव्स हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरी के साथ साथ एक और जो इनिशिएटिव हमने लिया था वो था ट्रॉली टॉक्स डिस्कशन ग्रुप चलाने का। तो ये सब है और ये सारे मतलब कलेक्टिव इनिशिएटिव्स हैं जिनका मैं एक हिस्सा हूँ। उतना कोई मेरे लिए बदलाव आया नहीं, बिकॉज़ मैं लगभग पिछले 12-13 साल से स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट हूँ। मैं स्कूल के दिनों से आइसा के साथ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के साथ मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू की थी। तो उसके बाद से जब मैं BDS जब कर भी रही थी तब भी मैं काफ़ी एक्टिव थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी, और उसके अलावा मैं ये वर्किंग वुमेन के बीच में हम काम कर रहे थे, यूथ के बीच में काम कर रहे थे। तो उन सब के बीच में ऑलरेडी लगातार मैं काम कर रही थी। इवन व्हेन लाइक आई कंप्लीटेड माय यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने डेंटिस्ट्री की, उसके बाद एक दफ़ा एक आंदोलन में जेल भी गए चंडीगढ़ में ही। तो इस किस्म से ज़िंदगी पूरी रही है। बट ये ज़रूर मानती हूँ कि बाकी जो क्लासमेट्स हैं जो डेंटिस्ट्री में ही आगे अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनसे ज़िंदगी बहुत अलग है। मेरे लिए बेशक मुझे अलग ना लगे क्योंकि मैं पहले से एक्टिविस्ट रही हूँ, लेकिन मेरे क्लासमेट्स से मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है। वो लोग कोई मतलब अपना क्लिनिक चला रहा है, कोई विदेश में जाके सेटल हो गया, कोई मतलब शादी करके आगे करियर में फैमिली के साथ बिज़ी है। उस लिहाज से देखें तो ये बहुत अलग है कि 29 साल की उम्र में अभी मैं सड़क पे बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आंदोलन कर रही हूँ। सड़कों पे तो पहले भी बहुत दफ़ा बैठे थे, लेकिन वो एक टेम्परेरी बैठना होता था आंदोलन की तरह। सड़कों पे रहेंगे ये नहीं आइडिया था कभी, और वो भी फुटपाथ पे। तो अब तो सच में लिटरली मतलब फुटपाथ के ऊपर घर है पिछले 3.5 महीनों से। तो मुझे लगता है कि मतलब
ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ खुशी से बैठा है ना, कोई गए कि हाँ हम तो यहाँ बहुत मज़े में हैं, खुशी से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कोई क्योंकि हमें आंदोलन कर रहा है हम इसलिए कोई रो रहे हैं बैठ के यहाँ पे, नहीं। मतलब एक इन्जॉयमेंट में और एक जज्बे के साथ कोई चीज़ करने में एक जो थोड़ा फ़र्क होता है वही यहाँ पे है। तो ठीक है, मतलब हमारी ज़िंदगी में भी अगर सारी दिक्कतें ना हों जो जिनके ख़िलाफ़ आज हम लड़ रहे हैं, तो हम भी सड़कों पे क्यों बैठे भाई। हम भी, मतलब मैं भी अपने करियर में आगे कुछ कर सकती हूँ, मतलब मेरे पास 2 प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, मैं भी मतलब अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकती हूँ। बट हम समझते हैं कि उन सब से ज़्यादा ज़रूरत अभी इस मूवमेंट की है, अभी इस एक्टिविज़म की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान हैं, मतलब ये मुद्दा सबका है। किसानी इसको लीड कर रही है एक तरीके से, लेकिन अगर इसकी लेयर्स को हम समझें तो ये हर उस नागरिक का मुद्दा है जो खाने पे ज़िंदा रहता है। तो ये फूड सिक्योरिटी का भी मामला है, ये किफ़ायती रेटों पे आपको खाना मिलने का भी मामला है, वो तो हमसे भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है हम लोगों की इस टाइम यहाँ पे बैठे होना। अगर सिर्फ हमें, मतलब हम इंजॉयमेंट के लिए बैठना हो तो आई आइदर प्रेफर अ बीच और अ हिल स्टेशन, नॉट दिल्ली की सड़कें, ठीक है। तो मुझे लगता है वही लोगों को एक फ़र्क समझना होगा कि हमारे जो हंसते हुए चेहरे हैं, अगर किसी को लगता है कि हम यहाँ पे कोई रोज़ सैटरडे नाइट पार्टी करते हैं इस वजह से हम खुश हैं, ऐसा नहीं है। बात वही है कि हम अगर स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो उसको भी बहुत हम हिम्मत से कर रहे हैं, उसमें भी कोई हम रो नहीं रहे हैं कि हाय हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने हमारे सामने ऐसे माहौल बना दिए, सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया हमारे सामने कि हमारे पास स्ट्रगल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक एक करके देखिए आप, ये सिर्फ किसानी का मुद्दा नहीं है, उसके पहले भी स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं, दलित्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उसके बाद CA NRC का पूरा कानून ला के आपने किस तरीके से इस देश की माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेट किया है। तो एक के बाद एक तबके ने स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, आज किसान उठा रहे हैं। तो कोई भी खुशी के मारे या कह लो नाटक करने के लिए नहीं बैठा। अगर किसी को अभी भी लगता है ना कि ऐसे नाटक हो सकते हैं कि लाखों की जनता को आप सिर्फ नाटक करने के लिए सड़कों पे ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक दफ़ा करके ही देख लेना चाहिए। अगर नाटक करना इतना आसान होता है ना तो करके देख लेना चाहिए। लाखों की गिनती में जनता ऐसे खुद से सड़कों पे नाटक के लिए कभी नहीं उतरती। आप किसी से भी बात करेंगे वो आपको कहेंगे ये हमारे होंद की लड़ाई है, हमारा एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जब लोगों को लग रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब जाके वो सड़कों पे आए हैं। और जब लोग मतलब एकदम कगार पे जाके सड़कों पे उतरते हैं ना, तब मरने मारने की लड़ाई होती है, तब नाटक नहीं होता। देखिए, अभी तक ये सेक्शन जो है जो बेसिकली प्रोफेशनल डिग्रीज़ वाला, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, ये सब है ना, वो इससे बचता था। क्यों? क्योंकि उन सबको एक कहीं ना कहीं लगता है कि ये कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ में हमारे लिए स्पेस है, हमारे लिए जगह है। जैसे नई नई प्राइवेट कंपनियां आएंगी, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सेम वे मेडिकल में भी लोगों को लगता है कि हाँ यार, बड़े फैंसी हॉस्पिटल में काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में, मेडिकल में बहुत पैसा है, और सरकार ने पब्लिक सेक्टर का तो भट्ठा बिठाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर को एक स्कोप अभी तक दिखता था। लेकिन अभी रीसेंट जो मतलब कुछ चेंजेस आई हैं ना, जिसमें स्पेसिफिकली आई से पेंडेमिक के दौरान इस सारे सेक्टर को भी पता चल गया कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं आपकी। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे चुटकी में आपको मतलब मक्खी की तरह चाय में से निकाल के फेंक देंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो पब्लिक सेक्टर का एक सिक्योरिटी होता है आपका लाइवलीहुड का, आपका नौकरी का, वो आपको प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं देता, है ना। तो मुझे लगता है इस सारे ये जो सारा तबका है, इनकी भी वो गलतफहमियां दूर होंगी आने वाले दिनों में, हो भी रही हैं, आने वाले दिनों में और भी होंगी। और आप ये देखिए कि सरकार बाखूबी इस बात को जानती है। ये लोग शायद मतलब अभी भी ना समझ रहा हो एक हिस्सा, सरकार इस बात को एकदम समझती है कि अगला जो आंदोलन होगा वो प्रोफेशनल्स के बीच में से होगा। इसीलिए आप देखिए, मतलब कैटेगोरिकली फार्मर्स
मूवमेंट के अंदर भी अगर किसी को सबसे ज़्यादा हरास किया जा रहा है सेडिशन चार्जेस डाल डाल के, वो कौन है? MBA किया हुआ एक लड़की, यंग लड़की 21 साल की, दिशा रवि, है ना। शांतनु, ही इज़ अ ट्रेंड इंजीनियर, मतलब उसने मास्टर्स किया है US से एरोनॉटिक्स में। मतलब इस तरीके के इंसानों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए जा रहे हैं फार्मर्स आंदोलन के नाम पे, क्योंकि इस सरकार को बाखूबी पता है कि सारे तबके एक एक दफ़ा बोल लिए। अब अगला ये समझे ना, कैपिटलिज्म मॉडल में भी अगर मोनोपोली होगी तो सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसमें भी तो मतलब जिसका मोनोपोली होगा उसकी कंपनी में जो तो जियो में कहीं फिट हो जाएगा, इनके रिलायंस में कहीं फिट हो जाएगा। छोटी छोटी कंपनियां कैपिटलिज्म की दौड़ में भी मारी जाएंगी, तो वो सारे तो अनएम्प्लॉयड होंगे ना। तो ये तबका भी उठेगा अभी। बस वही है कि हमारे देश क्या, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक खुद पे पड़ती नहीं है ना तब तक लगता है कि यार हमें क्या। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसको लेके, और यहाँ पे भी मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ उसको। आज ही सुबह मतलब मैं इस रैक के ऊपर चढ़ के फ्लेक्स लगा रही थी और यहाँ पे 3 बाबा जी बैठ के रोटी बना रहे थे और साथ साथ में बात चल रही थी, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, है ना। वो वहाँ पे खाना बना रहे हैं और साथ साथ में खाने के ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि देखो तूने ना पेड़ा मोटा किया है इसलिए देख रोटी मोटी बन रही है। तो मैंने उनको ऐसे मैंने मजाक में ऊपर से बोला, मैंने कहा अब देख रहे हैं आप लोगों की डिस्कशंस कैसे चेंज हो गई। मैंने कहा पहले मतलब कितना आसान लगता था, कोई आपकी वाइफ या बेटी खाना बना के लेके आई, उसको बोला हाँ की है, रोटी मोटी बनाती, मतलब बहुत आसान होता वो कहना। जब आप खुद उस प्रैक्टिस में से निकलते हो तब आपको एहसास होता है चीज़ों में लेबर जाता है। डोमेस्टिक लेबर का तो हमारा कुछ है ही नहीं ना कंसिडरेशन इस पूरा सोसाइटी में। तो वो जिस तरीके से लोगों के अंदर पैदा हो रहा है, दैट्स समथिंग आई एम रियली एंजॉइंग दैट। तो मुझे देख के कहते हैं हाँ तुम लोगों के लिए तो बढ़िया है, तुम तो एंजॉय कर रही हो। मैं क्या एकदम कर रही हूँ मैं एंजॉय। मतलब हमें भी चाहिए छुटकारा रसोई से, हम रसोई के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ मेरा रहता है, यहाँ क्योंकि देखिए समाज का हर किस्म का तबका यहाँ पे आता है ना, और आजकल क्योंकि रोटेशन में लोग आते हैं तो कई दफ़ा बहुत नए नए लोग आते हैं ना, तो उनको आके लगता है कि मैं जनरली क्योंकि दिन भर लाइब्रेरी संभालती हूँ, शाम में कुछ पढ़ रही हूँ वहाँ बैठ के, जब लोग बाहर रोटी बना रहे हैं तो उनको कई बार लगता है कि यार ये लड़कियों के अंदर बैठ के पढ़ रही है मज़े से। तो 1-2 दफ़ा लोगों ने बोला भी है कि ये बनाएगी रोटी, लड़की तो ये है। तो मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा देखो अगर तो आपको मेरे से रोटी इसलिए बनवानी है क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं नहीं बनाऊँगी। मतलब भूखे मरे लंगर में खाएं आपकी जिम्मेदारी है, मेरा लोड नहीं है, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि देखिए वर्किंग हैंड्स कम हैं, लोग कम हैं, तो आप मदद कर दें या आप बना दें तो बात अलग है, तो मैं एकदम मदद करूँगी। तो वो जेंडर डिवीज़न जो हमारे दिमागों में बैठा हुआ है ना, उसको मतलब मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने नहीं दूँगी, क्योंकि आप कोई उस घर की स्पेस में नहीं है। मतलब मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ उस तरीके से, जो घरों में एक ट्रेडिशनल सेटअप होता है ना। तो इसलिए मतलब मैं तो एकदम मना कर देती हूँ। और मतलब इस तरीके के इंटरेक्शन भी होते हैं। उसके अलावा मैंने बहुत जगह ये भी देखा है जहाँ पे जो आदमी है वो इस बात को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जैसे शुरू के दिनों में जब मैं स्लोगन राइटिंग कर रही थी, ऐसे ही मैं स्लोगन राइटिंग करते करते मैं थक गई, भूख लगी, एक जगह मैं बैठ गई, तो वो लोग भी 4-5 मर्द खाना बना रहे थे, रोटियां बना रहे थे। तो उन लोगों का जो पूरा बातचीत था, उन लोगों में से एक इंसान मेरी तरफ मुड़ा ऐसे बातें करते करते, देन ही टोल्ड मी, कहता पहले जब भी घर जाता था ना, कई बार बीवी सोई भी होती थी, उसको उठा के कहता था 5 लोगों की रोटी बना दे। कहते तब लगता था 5 लोगों की रोटी बनाना क्या ही होता है। कहते अब जब खुद को बनानी पड़ रही है तब रियलाइज़ हो रहा है 5 लोगों का रोटी बनाना क्या होता है। तो वो जो डोमेस्टिक लेबर को रिकॉग्निशन मिल रही है ना, दैट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, एंड वो रहेगी भी, बाद तक रहेगी। जैसे आज जो यहाँ पे भी खाना बना रहे थे बुजुर्ग, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा मज़ा तो तब है जब जाके घर में भी बनाएं आप। मैंने कहा यहाँ तो ठीक है क्योंकि बीवी नहीं है तो आप बना रहे हैं, अगर घर पे भी जाके बनाएं तो मज़ा है। कहते नहीं अब तो बनानी पड़ेगी। कहते जब खुद एक बारी चस्का लग जाता फिर लगता है तू ठीक नहीं कर रही काम, साइड हट मैं करता हूँ। मैंने कहा हम तो तरस रहे हैं उस दिन को जब आप आके हमें बोलो कि भाई तुम ये खाना अच्छा नहीं बना रहे हो, साइड हटो मैं बनाता हूँ, है ना। तो इस तरीके के मुझे लगता है जो चेंजेस, मतलब सोशियो कल्चरल चेंजेस जो हम विटनेस कर रहे हैं ना, वो
उनको लेके मैं बहुत आसबंद हूँ। आप ये देखें कि बेशक महिलाएं इस आंदोलन में बड़ी गिनती में आपको दिखती हैं, फिर भी अगर आप उसको परसेंटेज वाइज देखोगे ना तो वो शायद 25-75 की रेशो हो, है ना। महिलाएं 25%, पुरुष 75%, तो इस तरीके का है। वो क्यों है? क्योंकि बैक होम महिलाएं सब कुछ संभाल रही हैं, सो दैट ज़्यादा गिनती में पुरुष यहाँ पे हो पाए। तो वो खेत भी संभाल रही हैं, वो घर भी संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, ना, बाहर का काम सब संभाल रही हैं। तो दे आर लाइक इन फुल अथॉरिटी सब चीज़ों का, क्योंकि मर्द दूर हैं घरों से, यहाँ पे हैं। सोचो जब यही मर्द वापस घरों में जाएंगे तो वो जो महिलाएं जो 3 महीने 4 महीने से सब कुछ खुद हैंडल कर रही हैं, बाहर जाके खेत का काम भी देख रही हैं, जिनको ये कभी कहते थे कि तुम तो सिर्फ रसोई देखती हो, बाहर का मुझे संभालने दो, अब वो बाहर का भी देख रही हैं। तो इनका उनके साथ किस तरीके का इंटरेक्शन होगा? वो सच में इक्वेशंस बदलेगा, सच में उनके पास शायद ज़्यादा अथॉरिटी होगी अपनी चीज़ों को रखने की, मनवाने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव से और स्पेशली जेंडर के पर्सपेक्टिव से ये मूवमेंट इस पर्टिकुलर सोसाइटी को, क्योंकि मतलब मैं इसी समाज में पैदा हुई पली बड़ी हूँ, मुझे पता है कि हाउ पेट्रियार्कल दिस सोसाइटी इज़, तो उस सारी सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता है होने जाएगा। देखो ये तो तय है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तीनों कानून वापस नहीं दिए जाते, जब तक रद्द नहीं होते, है ना। और अभी कहीं ना कहीं सरकार ने इसको बना रखा है ईगो की लड़ाई, क्योंकि मोदी सरकार ने एक काम जो पिछले 7 सालों में किया है वो है नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करना, और उनका सबसे ज़बरदस्त नैरेटिव जो रहता है वो ये कि हमने कर दिखाया, जो किसी ने ना किया वो हमने कर दिखाया। वो बेशक वो कितना ऑप्रेस करके करें, कैसे भी करें, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की पॉलिसीज़ कुछ अलग थी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बट द थिंग इज़ इनका वो अपर हैंड रहता है कि हम जो करते हैं उसको वापस नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं वहीं पे मोदी गवर्नमेंट का ईगो फंसा हुआ है कि अब बिल तो पास कर दिया, हम इनको वापस नहीं लेना, है ना, वरना वो फिर वो नैरेटिव गलत पड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ ये है कि इस बार लोग भी एडमेंट हैं, लोगों को भी लग रहा है यार बहुत हो गया, आपने एक एक करके सब पे अटैक किया, सब मूवमेंट किए, किसी न किसी तरीके से आपने सारी मूवमेंट दबा दी, अब की बार नहीं। तो लोगों को भी ट्रस्ट नहीं है कि तुम कहो कि हाँ अभी 3 में मतलब इसको ये चेंजेस कर देते हैं, या आप ढांचा रख लेने दो, बाकी जो आप बोलोगे हम चेंज कर दें। लोगों को एकदम अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते। लेकिन अगर बात करें कि ये आंदोलन आखिर तक क्या हासिल करेगा, है ना, तो उसमें लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आंदोलन ऑलरेडी हासिल कर चुका है। अगर जीत के मायने में ही देखें तो बहुत सारी जीत तो हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, जैसे यही सोशो कल्चरल चेंजेस, मतलब जहाँ एक तरफ ये सरकार पूरा मतलब पेट्रियार्कल माइंडसेट के साथ इस देश में रूल करने के लिए तत्पर है, वही दूसरी तरफ इस तरीके का मूवमेंट उन ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, उन ट्रेडिशनल आइडियाज़ को तोड़ रहा है ना। एक तरफ ये सरकार पिछले 7 साल से हमें हिंदू मुसलमान सिख बोल के आपस में लड़ा रही है, और ये मूवमेंट है जिसने उस नैरेटिव को भी तोड़ा है। इन्होंने मतलब यहाँ पे वो सेकुलरिज्म का एक बढ़िया एग्जांपल दिया है, एक रिलीजियस यूनिटी का बढ़िया एग्जांपल दिया है। तो क्योंकि यहाँ पे सबने बोला है कि किसानों का कोई धर्म नहीं है, किसान किसान है, तो वो आपका धर्म का राजनीति तो यहाँ नहीं चलेगा, जो इन्होंने खालिस्तानियों के नाम पे बोल के करने का कोशिश किया। तो मुझे लगता है इस मायने में इस आंदोलन ने बहुत सारी जीत तो ऑलरेडी हासिल कर ली। जैसे और जो मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, पैंडेमिक के दौरान मतलब बीइंग एन एक्टिविस्ट बीच में यार बहुत मेंटल क्राइसिस होने लगा था। ऐसा लग रहा था यार ये सरकार पैंडेमिक की आड़ में सब बेच देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हम अपने घरों में बंद है, सरकार एयरपोर्ट बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है, आप पूरे रेलवे स्टेशंस बेच दिए हो, सब आप प्राइवेट कर दिए हो, तो मतलब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और तभी उसके बीच में से आता है किसान आंदोलन, जो आपको फिर से सड़कों पे उतरना सिखाता है, जो फिर से आपको एक उम्मीद देता है कि नहीं यार लोग लड़ेंगे, लोग आगे भी लड़ेंगे। मतलब लाख ये पेंडेमिक बोलें,
उसमें भी लोगों ने बहुत बढ़िया बात कही, कहते यार पेंडेमिक तो बीमारी तो शायद बाद में मारे, आप अपनी पॉलिसी से तो ऑलरेडी हम लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान मतलब बीमारी से उतने लोग नहीं मरे हमारे देश में जितने हमारी सरकार की पुअर गवर्नेंस से मरे हैं, जितने भूख से मरे हैं। और बात तो वही है ना, मामला तो उसी फूड सिक्योरिटी का है, जहाँ तो मतलब पेंडेमिक से हमें एक शिक्षा लेके आगे अपना समाज के अंदर, अपने देश के अंदर फूड सिक्योरिटी को और मजबूत करना चाहिए था। वहीं आप एसेंशियल कमोडिटी जैसे एक्ट ला के उसमें कालाबाजारी की मतलब एक हिस्से को दे के, ऑप्शन दे के आप और फूड स्केर्सिटी पैदा करने की माहौल बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मूवमेंट ने हमें पूरा वो एक जज्बा दिया है कि नहीं यार, मतलब कभी भी ऐसे समाज में ठहराव नहीं आएगा, लोग लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। तो मुझे लगता है वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है, जो आने वाले कई दहाकों के लिए एक मसाल बन के रहेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।